जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग क्लासेज बाई एनके गुप्ता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। मेंसुरेशन का जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड के एरिया का मापन, क्षेत्र का मापन। मिति मतलब होता है मेजरमेंट, मापन। तो आइए हम आज बात करेंगे कि 2D फिगर्स में कुछ डिफिनिट शेप के फिगर्स के एरिया का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे हम रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम स्क्वायर के एरिया का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रकार से पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम और रोम्बस के एरिया के बारे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में कैसे जानेंगे कि एरिया का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो आज हम केवल बेसिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप फिगर। तो इसमें सबसे पहला क्रम होगा रेक्टेंगल का, फिर स्क्वायर का, फिर पैरेललोग्राम का, फिर ट्रायंगल का, फिर ट्रेपेजियम का, फिर रोम्बस का। तो रेक्टेंगल के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि एरिया होता क्या है। व्हाट इज एरिया? एरिया क्या है? एरिया जो होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड का यूनिट डायमेंशन का। कोई अगर पार्टिकुलर फील्ड है, मान लेते हैं कि एक पार्टिकुलर डायमेंशन का कोई फील्ड है, सपोज दैट अगर ये इसकी डायमेंशन 4 है, 4 यूनिट है, और इसकी डायमेंशन 3 यूनिट है, तो इसमें 1 गुणे 1 यूनिट के साइज का कितना स्क्वायर फिट किया जा सकता है, उसी को हम एरिया कहते हैं। यानी एरिया जो होता है किसी फील्ड का वह मापन होता है जिसमें यूनिट डायमेंशन के कितने स्क्वायर बिछाए जा सकते हैं। तो जितने स्क्वायर बिछाए जाएंगे वही क्या कहलाएगा, इस पार्टिकुलर फील्ड का एरिया कहलाएगा। जैसे एक पार्टिकुलर मैंने शेप ले लिया रेक्टेंगल, और हम आपसे कहें कि यह 4 यूनिट इसका लेंथ है और 3 यूनिट इसका विड्थ है, तो इसमें 1 गुणे 1 यूनिट स्क्वायर शेप का, 1 गुणे 1 यूनिट का स्क्वायर अगर हम इसमें फिट करना चाहें तो कितने स्क्वायर इसमें 1 गुणे 1 यूनिट के बिछाए जाएंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। चलिए, अगर हम आपसे बात करें कि अगर ये 4 यूनिट है तो इसमें एक यूनिट पे अगर 4 पोर्शन डिवाइड करें तो इस तरीके से आपको 4 भाग में बांटा जाएगा, 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से 3 यूनिट को अगर 3 भाग में बांटा तो इस प्रकार से ये बांटा जाएगा। तो आप देखेंगे 4 यूनिट को 1 यूनिट में बांटने पे ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, और इसी तरह से यहां भी 1 यूनिट का डायमेंशन है, 1 यूनिट का। तो आप देख रहे हैं कि हर एक स्क्वायर शेप का डायमेंशन क्या है, 1 यूनिट गुणे 1 यूनिट के। तो इसमें कितने स्क्वायर 1 यूनिट गुणे 1 यूनिट के कितने स्क्वायर बिछाए जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप देख रहे हैं कि इसमें 12 स्क्वायर जो है छोटे छोटे 1 गुणे 1 यूनिट के डायमेंशन के बिछाए जाएंगे। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस पार्टिकुलर शेप का एरिया क्या हो जाएगा, इस पार्टिकुलर शेप का एरिया होगा 12 यूनिट स्क्वायर, 12 यूनिट स्क्वायर। अच्छा, यह 12 कैसे आया है, तो आप कहेंगे यह 12 जो है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने के पश्चात आया है। तो अब आप देखेंगे कि इस शेप में यह 4 यूनिट क्या है, यह 4 यूनिट जो है इसका लेंथ है, और 3 यूनिट क्या है, इसका विड्थ है। ये हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। इसकी वैल्यू कितना आएगी, 12 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस पार्टिकुलर शेप के एरिया जो होंगे वो लेंथ इंटू विड्थ होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल का एरिया की अगर बात किया जाए
तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू विड्थ। आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि अगर हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं तो उस रेक्टेंगल में एक यूनिट और एक यूनिट गुणे एक यूनिट के कितने स्क्वायर बिछाए जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें यूनिट डायमेंशन के बिछाए जाएंगे वही इस पार्टिकुलर रेक्टेंगल का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। और यह कैसे सभी में लागू हो सकता है। अभी तो आपने रेक्टेंगल के बारे में देख लिया कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ कैसे आता है, तो यही कारण है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ आता है। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू विड्थ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। आपको पता है कि स्क्वायर का जो शेप होता है वह इसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर के जो शेप होंगे उसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात ये साइड सभी क्या आपस में इक्वल है। अब मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन जो है 4 गुणे 4 यूनिट है। 4 यूनिट का लेंथ भी है और 4 यूनिट का विड्थ भी है। क्लियर। इस 4 यूनिट गुणे 4 यूनिट के डायमेंशन का एक स्क्वायर है। अब आपको निकालना है कि इसके स्क्वायर का एरिया आएगा कैसे। तो हम इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें भी एक एक यूनिट डायमेंशन का स्क्वायर बिछाने का प्रयास करेंगे। तो इस 4 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे, 1 2 3 और 4। इस तरह से जो है और इधर से भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे एक गुणे एक यूनिट के कितने डायमेंशन कितने स्क्वायर बिछाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्लियर है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा, अगर 16 स्क्वायर बन रहा है एक यूनिट डायमेंशन के तो आप कहेंगे 16 होगा। और यह 16 क्या होगा, यह 4 × 4 से मिलकर बना होगा। और 4 क्या है, स्क्वायर का एक साइड है। स्क्वायर का क्या है, एक साइड है। और साइड का साइड में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होगा। यही कारण है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि स्क्वायर के एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज द साइड स्क्वायर। तो आपने समझ में आ गया कि क्या होता है। तो कहने का मतलब किसी भी शेप के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है यही होता है कि किसी पार्टिकुलर शेप का एरिया जो होता है वह पोर्शन होगा जिसमें हम यूनिट डायमेंशन के जितने नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें बिछा सकते हैं वही क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। तो एरिया का बेसिक मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो आपने दोनों शेप के बारे में समझ लिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ कैसे आता है और साथ ही साथ स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर कैसे आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट शेप के बारे में देखते हैं, पैलोग्राम। पैलोग्राम आपको पता है कि पैलोग्राम जो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है और साथ साथ पैरेलल भी होता है। सपोज दैट एक पैलोग्राम हमने लिया और इस पैलोग्राम का ये साइड आपस में इक्वल है और ये साइड ये आपस में इक्वल है और साथ ही साथ पैरेलल भी है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को अगर काट करके और इस पोर्शन को काट करके इसको उल्टा वर्टिकली उल्टा करके यहां बिछाते हैं, अगर इस वाले पोर्शन को अगर हम ऊपर ले आके बिछा दें ऐसे, सॉरी इसी वाले पोर्शन को अगर हम यहां जोड़ दें उठा करके, ये वाला पोर्शन कहां जोड़ दें, यहां जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि दूसरे फिगर में अगर दूसरा फिगर इसका हम बनाए तो कुछ इस प्रकार का फिगर होगा। यहां देखिए हम कटिंग का एक सिंबल बना देते हैं आपको, ये जो है यहीं से इसको हम काट दिया
और इसको काट करके जो है हम इस साइड में जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे ये पोर्शन अगर कट गया है तो कटा हुआ पोर्शन अगर इस साइड में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का शेप आपको प्राप्त होगा देखने को। देखिए ये कुछ इस प्रकार का शेप था, कुछ इस प्रकार का शेप था काटने के पश्चात, लेकिन ये पोर्शन जब हम इस साइड में लाके जोड़ेंगे तो बिल्कुल जो है इस साइड में ये पोर्शन जुड़ जाएगा इस तरह का, ये पोर्शन इस तरह का क्या होगा आके जुड़ जाएगा। अगर हम इस पैरेललोग्राम के इस वाले साइड को अगर हम कहें बेस, बी, इसको हम बेस कहते हैं, और इस बेस का जो अपोजिट वर्टिसेस से डाला गया परपेंडिकुलर लाइन जो होता है इसका एक हाइट कहलाता है। तो अगर ये बेस है इसका मतलब ये लंबाई पूरी क्या कहलाएगी, इसकी बेस कहलाएगी, पूरी कहलाएगी बेस, और ये कहलाएगा क्या, हाइट। तो अब देखिए जब इस पोर्शन को कट करके हमने इस जगह जोड़ दिया तो हमको यह फिगर जो है रेक्टेंगल के शेप में प्राप्त हो गया। तो जब ये रेक्टेंगल के शेप में प्राप्त हो गया, ऑलरेडी रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता हो चुका है कि लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ के रूप में हम बेस को लिख सकते हैं और विड्थ के रूप में हम क्या ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं। तो यही कारण है कि पैरेललोग्राम का एरिया का जो फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट होता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यदि बेस को बड़े बेस के रूप में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो हाइट ली जाती है, इस बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं वह इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्लियर? यानी इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यह बेस B1 के रूप में है और यह हाइट जो है H1 के रूप में है, तो इसका एरिया हो जाएगा B1 इंटू H1, B1 इंटू H1। लेकिन अगर हम इसी पैरेललोग्राम को, सेम पैरेललोग्राम को अगर बेस के रूप में हम यहां पे ये साइड लेते हैं, बेस के रूप में मान लेते हैं साइड B2 लेंथ का है, तो इससे इसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा इसका अपोजिट वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये लाइन होगा, और इस लाइन की जो लेंथ होगी वह होगी, मान लेते हैं H2 लाइन है। तो इस केस में भी एरिया आप देखेंगे तो यह आएगा बेस इंटू हाइट के रूप में। इसका मतलब अगर हम शॉर्टर साइड्स को बेस के रूप में एज्यूम करते हैं तो इसका जो हाइट होगा इसका ही करस्पॉन्डिंग हाइट लिया जाएगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन ही जो है इसको हाइट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो इस रूप में देखिए आप, तो यहाँ पे इस शेप का एरिया, दोनों शेप एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे बेस B1 लिए है तो हाइट H1 लिया गया है, अगर बेस B2 लेंगे तो हाइट H2 लिया जाएगा, और इसमें एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लॉन्गर साइड को बेस के रूप में ले रहे हैं तो इसका हाइट जो होगा छोटा आएगा, और जब शॉर्टर साइड को बेस के रूप में लेंगे तो हाइट क्या होगा, बड़ा आएगा। यही कारण है कि दोनों ही एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम दोनों शेप के एरिया को अगर हम इस रूप में लिखें तो ये बात हमारी सही है, B1 इंटू H1 जो होगा बराबर होगा B2 इंटू H2। तो कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस कंडीशन को देखने को मिलता है कि शॉर्टर साइड दिया रहता है और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट दिया रहेगा, पूछ लेगा कि इसका लॉन्गर साइड क्या होगा, और उसका लॉन्गर साइड का करस्पॉन्डिंग हाइट आपको दिया रहेगा, या निकलवा करके ऐसा पूछ सकता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2। चलिए, तो आई थिंक आपको पैरेललोग्राम का एरिया समझ में आ गया, और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन बनते हैं ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर हम कहें कि इसी पैरेललोग्राम को अगर दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कब करेंगे,
इसके डायगोनल को मिला दें, इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को मिला दें, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वह पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है, अर्थात जितना यह एरिया होगा वही एरिया नीचे का होगा, जितना ऊपर का एरिया होगा वही एरिया नीचे का होगा। अगर हम कहें कि इस पैरेललोग्राम का जो इस ट्रायंगल का एरिया की अगर बात करें तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, सॉरी एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा, आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और यह एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। अच्छा, अगर ये एक ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो पैरेललोग्राम के एरिया को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया का आधा, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा अगर इसको आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। यानी ये पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। और ये कितना होगा? इसको चाहे तो हम 1/2 इधर ले लेंगे और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यही कारण है कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है वह बेस इंटू हाइट के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ भी ये इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम किसी भी ट्रायंगल का बेस जो लेते हैं तो उसी से संबंधित उसका करस्पॉन्डिंग हाइट भी लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है और इसका एरिया निकालना है, तो अगर हम बेस को इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस अपोजिट वर्टेक्स से इस बेस लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगा? इसका हाइट कहलाएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का हमारे सामने है और कहें कि अगर हम बेस के रूप में अगर ये कंसीडर करते हैं तो इस बेस का जो अपोजिट वर्टिसेस है यह है, और इस वर्टिसेस से इस बेस लाइन पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वह क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। अगर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से है, कोई ट्रायंगल अगर इस प्रकार से है, अगर बेस के रूप में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये होगा, और इस अपोजिट वर्टेक्स से बेस लाइन पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको हाइट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है, हमारे पास अगर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है, अगर हम इसको बेस के रूप में कंसीडर करते हैं तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, बेस का अपोजिट वर्टेक्स ये होगा, और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हाइट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। सपोज दैट इसी ट्रायंगल में अगर बेस को हम ये मान लेते हैं, अगर इसको बेस मान लेते हैं तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा ये होगा, और इस वर्टेक्स से इस बेस लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन हाइट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। एरिया ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट हमारा जो शेप है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का जो शेप होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है, अदर क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यह दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, और ये क्या है? नॉन पैरेलल है। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते कैसे हैं? इसके लिए भी एक डायगोनल को क्या करते हैं? मीट करा देते हैं, और दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया की अगर बात करें, अगर इसको हम बेस के रूप में कंसीडर करें तो इसका जो एरिया होगा बेस इंटू हाइट होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए। तो बेस के रूप में अगर हम इसको बड़े वाले साइड को अगर ए बेस मान लेते हैं और छोटे वाले साइड को हम बी बेस मान लेते हैं, तो यहां पे अगर हम इस एरिया ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 दोनों के एरिया को निकाल करके ऐड कर दें तो टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा? ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ
ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दोनों ट्रायंगल के एरिया का करना ऐड करना। अगर हम ट्रायंगल 1 के एरिया की बात करें तो इसका एरिया अगर बेस के रूप में ए माने हैं तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस के रूप में ए और हाइट के रूप में एच मान लिया गया है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 की बात अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2। अगर हम बेस ट्रायंगल 2 का बेस के रूप में अगर बी मान ले रहे हैं तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा ये होगा, और इस वर्टेक्स से इस बेस लाइन पर जो खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन होगा वही इसकी हाइट कहलाएगी। तो हम देखेंगे यह हाइट और यह हाइट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो जो हाइट यहां होगी वही हाइट यहां होगी, यहाँ पे हाइट के रूप में सेम कंसीडर किया जाएगा और यहाँ बेस के रूप में बी लिखा जाएगा और हाइट के रूप में एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 एच इसमें भी है, 1/2 एच इसमें भी है, और इन दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में 1/2 एच कॉमन है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अंदर बच जाएगा, और 1/2 इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसके रूप में हो जाएगा बेस। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ट्रेपेजियम की बात करता है तो इसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच कैसे आता है आपको समझ में आ गया। यह a प्लस बी है क्या, a और b जो है पैरेलल साइड्स का सम है, और h क्या है, इन्हीं दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी है। तो आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट के रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड के बीच की दूरी, यानी 1/2 दोनों पैरेलल साइड के सम और इनके बीच की दूरी, यही जो कहलाएगी वो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला कहा जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम रोम्बस के एरिया के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि एरिया जो रोम्बस होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, एक प्रकार का पैलोग्राम होता है। पसंतर इतना होता है कि इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे अगर हम इसके डायगोनल को मिला दें तो आप देखेंगे इस डायगोनल को अगर हम कहते हैं इसकी लंबाई अगर d1 है तो इसकी लंबाई को अगर हम मान लें, इसकी लंबाई क्या है d2, अगर मान लें इसकी लंबाई क्या मान लें d2 मान लें, तो हमको पता है कि पैलोग्राम का जो एरिया होता है, पैलोग्राम का जो एरिया होता है, सॉरी पैलोग्राम रोम्बस का जो एरिया निकालने का तरीका ये है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों निकाल करके क्या करें, ऐड कर दें, तो रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। हमें पता है कि यह दोनों, ये जो d1 है इसका बेस होगा और इसका ये हाइट हो जाएगा। तो अगर ये d2 है, पूरी लंबाई अगर d2 है तो हमें यह भी पता है ये पूरी लंबाई d2 है। इसको अगर हम मान लें ये लंबाई O और ये A है, ये B है, ये C है, अगर ये D है, तो अगर हम एरिया रोम्बस की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दोनों के सम के बराबर आएगा। ट्रायंगल का एरिया जो है ट्रायंगल का एरिया जो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस के रूप में अगर हम d1 कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट जो होगा इसका OD हो जाएगा। और इसी प्रकार से बेस के रूप में 1/2 बेस के रूप में दूसरे ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा इसका, OB हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में 1/2 d1 कॉमन है, ये 1/2 d1 कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा OD प्लस OB, और यह OD प्लस OB इसकी लंबाई हमको क्या मान लिया, पूरे BD की लंबाई जो होगा वह d2 के रूप में मान लेंगे, डायगोनल 2 के रूप में मान लेंगे। यह हो जाएगा 1/2 d1, और OD और OB दोनों की जगह, OD और OB की जगह हम BD लिख सकते हैं, और BD को क्या माना गया है, d2 माना गया है। इस प्रकार से यह d1 इंटू d2 हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2। यानी अगर हमारे पास रोम्बस का डायगोनल हमको पता है, रोम्बस का डायगोनल हमें पता है,
तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है, जहां पे d1 जो होता है लॉन्गर डायगोनल ऑफ रोम्बस होगा और d2 जो होगा शॉर्टर डायगोनल ऑफ रोम्बस होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अगर रोम्बस का बेस और हाइट ना दिया हो, उसके जगह पे डायगोनल लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल के रूप में दिया हुआ है, तब उस प्रकार के शेप का एरिया निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है आज की इस वीडियो में एरिया जो 2D शेप है, जिनको हम डिफिनिट शेप भी कर सकते हैं, तो इस 2D शेप के जो डिफिनिट शेप है उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।